जी अस्सलाम वालेकुम। आए नहीं है लोग अभी तक? वालेकुम सर। सर हाँ आ जी, रहे होंगे सर, अभी 5 मिनट हुए। ठीक है, सही है। रास्ते में है सर। अच्छा अच्छा जी, चलें लेट्स स्टार्ट, फिर लोग ज्वाइन करते जाएंगे। अच्छा, हमने ये है कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें ये वाली एग्जांपल हमने की थी, और फिर हमने इसको जो लैब वाला लेक्चर था उसमें भी ई टैब पे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके देखा। बल्कि आपको ये भी उसमें पता चल गया कि जैसे हम इसको थ्योरी में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने इसको ई टैब में मॉडल करना है तो पूरा नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो जाके आप जो है एक बस पर जो लगी हुई रिले है, जो कि ट्रांसमिशन की जो प्रोटेक्शन की रिले है, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रिप कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो अब आगे जो है हम इससे थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं। आज जो हमने स्टडी करना है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। अभी तक तो आपने जो स्टडी किया वो ये है कि एक रिले लगी हुई है, ठीक है, सिर्फ एक रिले है, और ये रिले इस फॉल्ट F1 के लिए जो आपका ब्रेकर 1 है उसको ऑपरेट करवा देती है। और इसी तरह से हमने ई टैप में भी देखा था लैब लेक्चर में। तो अब आगे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इस तरह का एक नेटवर्क है, जैसे ये उसने एक रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो हम फार एंड से देखें, यानी कि डी जो है, डी सबसे आखिरी वाला ग्रिड है जहाँ से हम पीछे आएंगे। अच्छा, वहाँ पे जो रिले है वो आर डी है, और फॉल्ट उसने एक ही शो किया F1। सो फॉर द फॉल्ट एट F1, अब आपके पास इस नेटवर्क में जो है आर डी भी है, आर सी डी भी है, आर बी सी भी है, और आर ए बी भी है। तो इन ये वाली रिलेज कैसे बिहेव करेंगी? ठीक है, व्हेन यू हैव कलेक्शन ऑफ रिलेज या नंबर ऑफ रिलेज, तो आपस में उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, ये चीज़ जो है वो हम यानी कि स्टडी करेंगे। तो ये एक उसने ना ग्राफ रिप्रेजेंट किया है एक्चुअली, यानी उसने लाइन डायग्राम भी बनाई हुई है, और ये एक ग्राफ भी है जिसके एक्स एक्सिस पे फॉल्ट करंट है, ठीक है, और फॉल्ट करंट जो है
वो सोर्स की तरफ इंक्रीज करता है। जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ आए, ये देखें ये उसने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फॉल्ट करंट। इसको अगर मैं हाईलाइट कर सकूं, सो इट इज द इंक्रीजिंग फॉल्ट करंट विच इज टुवर्ड्स द सोर्स। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं बस डी पे ये वैल्यूज लिखूं कि मिनिमम फॉल्ट क्या है और मैक्सिमम फॉल्ट क्या है, और फिर मैं बस सी पे लिखूं, तो बस सी की वैल्यूज डी से ज़्यादा होंगी, फिर बी की वैल्यूज सी से ज़्यादा होंगी, ए की वैल्यूज बी से ज़्यादा होंगी, क्योंकि हम सोर्स के पास आते जा रहे हैं। ठीक है। और इसकी एक ज़रा और इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, ये जो कि एग्जांपल 4.5 है, वो हम आगे, यानी पहले हम उसको पढ़ेंगे फिर हम ये वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें जो मैंने अभी बात की है, आप देख सकते हो कि बी जो बस है या जो ग्रिड है, इस यानी यहाँ से लेके आगे तक ये हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व कर लिया था। अब बी के पीछे वो दिखा रहा है कि एक ग्रिड और है ए। ठीक है, यानी बी के जो पीछे का नेटवर्क है वो और थोड़ा सा उसने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। तो अब जो फॉल्ट की वैल्यूज हैं वो आप जरा गौर करें। जहाँ पे फॉल्ट आया है, यानी जहाँ क्रॉस लगा हुआ है, वहाँ पे बी एक ग्रिड होगा, उसने रिप्रेजेंट नहीं किया, बहरहाल वहाँ पे 600 है जो मिनिमम फॉल्ट करंट है। अगर हम सिर्फ मिनिमम फॉल्ट को ही देख लें, यही अगर आप बस बी पे आते हैं तो मिनिमम फॉल्ट 800 हो जाता है और ए पे 1000। यानी हमने यहाँ से ये देख लिया कि हम जब सोर्स की तरफ जाएंगे तो फॉल्ट करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने इस चीज़ को देख लिया, और यही जो है वो इस ग्राफ में यहाँ पे भी दिखाया हुआ है उसने, ये वाला जो ग्राफ है कि इंक्रीजिंग फॉल्ट करंट। अच्छा, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मतलब ये है कि अगर आप सोर्स से दूर जाएंगे तो जारी बात है फॉल्ट करंट कम होता जाएगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे उसका टाइम है, उसने टाइम लिया हुआ है कि रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या है। तो सबसे फास्ट वाली जो रिले है वो आर डी होगी। यानी अगर हम देखें कि ये, इसको ना हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम रिले, यानी जो रिले आपकी फार एंड पे लगी होती है। अगर आप सोर्स से देखना शुरू करें तो जो रिले आपकी फार एंड पे लगी हुई है वो आर डी है, आर डी। तो ये फार एंड वाले ये सबसे ज़्यादा फास्ट ऑपरेट करेगी। बिल्कुल इसी तरह अभी जैसे हमने ये वाली एग्जांपल की है 4.4, इसमें आपने देखा हमने रिले का जो टाइम लीवर लिया था वो 1/2 लिया था, जो कि फास्टेस्ट है। यानी ये देखो, ये यहाँ पर भी वो ये बता रहा है। ठीक है, फास्टेस्ट टाइम ऑफ 1/2। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो रिले है जो ग्रिड बी पे लगी हुई है, इसने किसी भी दूसरी रिले के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना। ठीक है, तो ये वाली रिले सबसे ज्यादा तेज चल रही है, यानी 1/2 इसका हमने टाइम लीवर लिया है। अच्छा, उसके बाद अब ये वाली जो रिलेज हैं आपकी जो पीछे लगी हुई है RCD, इसका ऑपरेटिंग टाइम फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि इट इज बैकिंग अप द रिले RD। फिर इसी तरह RBC जो है ये RCD को बैक कर रही है, और RAB जो है वो RBC को बैक कर रही है। यानी हम जैसे जैसे हम पीछे आते जा रहे हैं तो आपका जो कोऑर्डिनेटिंग टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें अगर, तो लेट्स से कि यानी जो उसने में ये बनाकर दिखाया है वो क्या है, वो ये है कि इस तरह से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपके पास टाइम है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास इस तरीके से इस तरफ आपके पास जो है वो क्या है, फॉल्ट का करंट है IF। ठीक है, यानी इस तरफ बढ़ रहा है IF। तो जनरली जो मेरी कर्व है ना वो फिर इस तरह से होगी, किसी भी रिले की जो कर्व है, किसी भी रिले की जो मेरे पास कर्व है वो इस तरह से आएगी, इनवर्स कर्व होगी, इनवर्स। ठीक है, तो ये लेट से ये वाला जो मैंने कर्व बनाया है, दिस इज फॉर RD। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये मेरे पास RD के लिए बना हुआ ये वाला कर्व। अब इस कर्व को पहले हम स्टडी करते हैं तो बाकी कर्व्स आपको खुद पता चलेंगी तब। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सिस समझाए हैं, इन एक्सिस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद की बात होती है, यानी ये टाइम है आपके पास।
ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स। और ये क्या है, ऑपरेटिंग टाइम, यानी ये टाइम लीवर नहीं है ये, बल्कि ऑपरेटिंग टाइम है आपके पास, ठीक है, इन सेकेंड्स, ये इसका यूनिट है। और अच्छा, अब देखो ये कर्व इनवर्स क्यों बनी है, यानी अब हमें एक्सिस की समझ आ गई कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपके पास फॉल्ट करंट है और वो इस तरफ को बढ़ रहा है, और ऑपरेटिंग टाइम जो है वो जाहिर बात है ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इसको आप दोबारा बेशक एरो इस तरह से लगा लो, पता चल जाए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब रिले आर डी के लिए जो कर्व है वो इनवर्स बनी है आपकी। इनवर्स कर्व से क्या मुराद है कि आप का जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, यानी आप नीचे की तरफ आ रहे हो या इधर आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, इस तरफ, तो आपका फॉल्ट करंट बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग टाइम आपका कम से कम होता जा रहा है। और ऐसा ही डिजायर्ड है ना कि जितना और जैसे फॉल्ट करंट बढ़ता जाए वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग टाइम बढ़ता रहे। और मैंने यहां पर आकर क्यों रोक दिया, इस नुक्ते पे या इस डॉट पे मैंने क्यों रोक दिया, क्योंकि ये अब मेरा ट्रिपिंग सिग्नल आ गया यहाँ पे, यानी इतने पर्टिकुलर सेकंड्स पे जो रिले है वो अपना ट्रिपिंग सिग्नल दे देगी, ठीक है, तो नहीं समझ आ रही बात की। और इस तरह से यानी पहले फॉल्ट करंट जो था वो उतना नहीं था कि ट्रिपिंग सिग्नल जाता, आहिस्ता 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 जो है वो आप यूं कह लें, या बहुत तेजी के साथ, आहिस्ता तो नहीं कहना चाहिए, तेजी के साथ आपका फॉल्ट करंट बढ़ रहा है और यहाँ पर आपने पिकअप सेट की हुई थी, आप यूं कह लें, इसके ऊपर आप यानी इस वाले डॉट को आप लिख सकते हो पिकअप, ठीक है, इसको आप पिकअप लिख सकते हो, ये वो पिकअप की वैल्यू है जिस पर आपके पास ये ऑपरेट। अब मैंने एक और रिले बनानी है जो कि उसके पीछे लगी हुई है, यानी अब मैं अपना नेटवर्क भी बनाता जाता हूँ जो वो बुक में बना हुआ है, और ये ग्राफ भी हम बनाते जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह से है कि ये ग्रिड है और यहाँ पे वो फॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये मेरे पास रिले लगी हुई है आर डी, ठीक है, दिस इज माई रिले आर डी, सही है। अब मैंने आर डी का ग्राफ बना दिया आपके पास, तो अब मैं इसके पीछे जाऊंगा, यानी इसके डाउन स्ट्रीम रिले क्या लगी हुई है, इसके जो डाउन स्ट्रीम रिले लगी हुई है वो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर जो रिले लगी हुई है, अच्छा अब हम इसको नाम भी दे लेते हैं ना, इस ग्रिड का जो नाम है वो है डी, इस ग्रिड का जो नाम है वो है सी, तो जो यहाँ पर जो रिले लगी हुई है यानी ग्रिड सी पे, उसका नाम है आर सी डी, सही है। तो आर सी डी जो है आर सी डी का जो ऑपरेटिंग टाइम है, क्योंकि उसने आर डी को बैकअप करना है, आर सी डी का ऑपरेटिंग टाइम आर डी से ज्यादा होगा। फॉल्ट को सेम लेना है, फॉर द सेम फॉल्ट, यानी जब भी हम बात करते हैं ना कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि रिले आर सी डी और आर डी के दरमियान क्या ताल्लुक है, यानी वो एक ही सिमिलर सेम फॉल्ट के लिए आपस में किस तरह से बिहेव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आप अगर किसी को बताएं ना कि मैंने प्रोटेक्शन पढ़ा है सब्जेक्ट, वो सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि आपको कोऑर्डिनेशन आती होगी रिलेज की, ये इतना ज़रूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी प्रोटेक्शन कोई भी बंदा सुन के फौरन आपसे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन कर सकता है, और कुछ उसको जैसे मोटर की स्लिप भी पूछी जाती है, बड़ी अहम है, इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होती है, स्लिप यानी इस तरह का सवाल है कोऑर्डिनेशन का, कि रिले आर सी डी और आर डी का आपस में क्या ताल्लुक है, और इसको हम ई टैप पे भी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो आर डी जो है ये बिल्कुल फार एंड रिले है, यानी जो फार एंड से क्या मुराद है, यानी इसके अब आगे मैं कोई भी ग्रिड नहीं कंसीडर कर रहा, आपने देखा है मैंने डी के बाद ई कोई ग्रिड नहीं बनाया, तो ये मेरा फार एंड कंसर्न्ड ग्रिड है, इसको मैंने डी का नाम दे दिया, आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं जगह के लिहाज से जो भी है। अब इस पर जो लगी रिले है वो ये वाला जो सेक्शन है इसको सुपरवाइज कर रही है, भी ये जो मैंने आपके सामने बॉक्स की है वो इसको सुपरवाइज कर रही है, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसमिशन का रिले है ओवर करंट की, ठीक है, ट्रांसमिशन ओवर करंट रिले है, तो सबसे ज्यादा फास्ट इसका टाइम। अब रिले आरसीडी जो है वो क्या है, वो इस वाले सेक्शन को सुपरवाइज कर रहा है, ये जो अभी मैंने आपको हाईलाइट किया, इस वाले सारे सेक्शन को रिले आरसीडी सुपरवाइज कर रहा है। तो जब यहाँ पर फॉल्ट आएगा, अगर रिले आर डी जो है वो ट्रिप नहीं करती, तो जाहिर बात है रिले आर सी डी ने अपना जोन प्रोटेक्ट करना है,
तो वो जरूर चलेगा। इसको हम कहते हैं कि रिले RCD ने RD को बैकअप कर लिया। ठीक है, बैकअप मतलब अगर बैकअप क्या होता है कि लाइट चली गई तो यूपीएस चल पड़ा, यानी मेन सोर्स आपका फेल हो गया तो आपने जो अपना सोर्स रखा हुआ था वो ऑन हो गया। इसी तरह से अगर RD फेल हो जाएगा तो RCD ने अपना जोन तो बचाना है, उसको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि रिले RCD ने RD को बैक कर लिया। अच्छा, बैकअप के लिए जरूरी है कि जो बंदा बैकअप कर रहा है, यानी ये वाला जो है, अब ये RD को बैकअप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो, यानी इसको इंतजार करना होगा कि अगर RD नहीं चलती तो फिर काम करेगी। इसको ही हम कोऑर्डिनेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर RCD का कर्व बनाना चाहता हूं तो सिंपल मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी ये मेरे पास इतना कोऑर्डिनेशन टाइम आ रहा होगा और मेरी जो कर्व है वो जारी बात है कि पीछे, अब मैं सोर्स की तरफ जा रहा हूँ ना, ये जो मैंने सी वाला ग्रिड बनाया, आप समझ लें कि यहाँ पर मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास सोर्स है, मैं सोर्स की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो जाहिर बात है कि अब मेरे पास फॉल्ट करंट सर ज्यादा आएगा। एक क्वेश्चन है सर। सर ये हाँ जी, बैकअप कैसे मतलब कर कैसे रहा है, ये थोड़ा सा बता दें। हाँ मतलब कि ये मैं कैसे इसको बैकअप वही होगा। वही एक्सप्लेन हो रहा है। जी जी जी, अच्छा हम इंटेलेक्ट तो वही है लेकिन बैकअप कैसे कर रहा है ये बता दें। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये जो कर्व है आपके पास, दिस इज द कर्व फॉर रिले RCD। ये वाली जो कर्व है ये रिले RCD की कर्व है, सही। और रिले RCD की जो कर्व है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल ऑपरेटिंग टाइम। अभी आपको पता चल जाएगा ये इसका क्या है। ये इसका जो है जो रिले RCD है, ये इसका टोटल ऑपरेटिंग टाइम है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे, ओ सॉरी, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन टाइम। ठीक है, एक सेकंड, ये मेरे पास जो है वो हो गया कोऑर्डिन, ये मेरे पास हो गया कोऑर्डिनेशन टाइम। ठीक है, ये इतना जो टाइम है ये कोऑर्डिनेशन टाइम है, यानी डिले। आप देखो, मैं ऊपर की तरफ जब जाऊंगा वाई एक्सिस में, याद रखें वाई एक्सिस में मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, टाइम इंक्रीज कर रहा है, सिंपल सी बात है। और एक्स एक्सिस में मैं जीरो की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ आऊंगा तो करंट बढ़ रहा है। तो RCD की रिले को इधर ही होना चाहिए, क्योंकि इसका, अब अगर आप फॉल्ट करंट जरा देखें तो फॉल्ट करंट इसका RD से ज्यादा है, ऐसे ही है ना। लेकिन जो टाइम वाइज इसका ऑपरेटिंग टाइम है, जो टोटल ऑपरेटिंग टाइम है, वो RD वाली कर्व से ज्यादा है। अगर RD का टाइम था पॉइंट लेट्स से 2 सेकेंड, तो कोऑर्डिनेशन टाइम 0.3 सेकेंड है, यानी डिले टाइम। टोटल टाइम क्या हो गया RCD का 0.5 सेकेंड। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये वाला जो सारा, अभी मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि और भी एक आधी कर्व आ सकती है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो RCD है उसका जो टोटल जो टाइम है मेरे पास आ रहा वो 0.5 सेकेंड है, सही। और RD का जो टाइम है वो मैंने लिया लेट से ऑपरेटिंग टाइम 0.2 सेकेंड। इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन रही, इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन रही वो 0.3 सेकेंड की है। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी RCD की जो रिले है, इट इज वेटिंग फॉर RD फॉर 0.3 सेकेंड। ठीक है, यानी 0.2 सेकेंड टाइम तो है RD का। अगर वो 0.2 सेकेंड में RD वाली जो रिले वो ऑपरेट नहीं करती तो मजीद अगले 0.3 सेकेंड यानी टोटल 0.5 सेकेंड के बाद RCD की रिले ट्रिप सिग्नल दे देगी अपने ब्रेकर को, जो कि यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पे, और वो ट्रिप कर देगा। लेकिन उससे होगा ये कि ये वाला सारा सेक्शन भी बंद हो जाएगा जो CD वाला सेक्शन है। पहले तो सिर्फ D से अगला सेक्शन बंद होना था, अब CD वाला एडिशनल सेक्शन आपके पास बंद हो जाएगा। ये इसका जो है वो एक यानी, अच्छा अब एक और पीछे मैं ग्रिड बनाता हूँ। लेट से ये वाला मेरे पास ग्रिड है, इसको हम नाम दे देते हैं B का, लेट से इट इज माई B ग्रिड। और अब जो रिले यहां पर लगी होगी ये वाली, उसको मैं क्या नाम दूंगा, RBC रिले। ठीक, वो अपना ये वाला सेक्शन जो है वो सुपरवाइज कर रही है, जो कि B और C के दरमियान है, सही है ना। तो अब मैंने अगर उसकी कर्व बनानी है तो मैं बिल्कुल पहले टाइम के लिहाज से इतना ही कोऑर्डिनेशन टाइम में रखूंगा कि ये जो है, यानी यहाँ पे
कर्व आनी चाहिए यहाँ पे, तो नहीं समझ आ रही होगी आपको। और फॉल्ट करंट थोड़ा सा उससे ज़्यादा शो करूँगा मैं यहाँ पे, सही। और ये टोटल ऑपरेटिंग टाइम हो गया आपके पास रिले आर बी सी का, ठीक है, ये टोटल ऑपरेटिंग टाइम है। और फॉल्ट करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली, ये फॉल्ट करंट की वैल्यू है। और टोटल ऑपरेटिंग टाइम ये बन गया, ये क्या बन गया, ये आर सी डी और आर बी सी के दरमियान कोऑर्डिनेशन टाइम बन गया। अब आपको पता चल रहा होगा ये इस तरह से आप जैसे जैसे सोर्स की तरफ मूव करते जाएंगे ना, तो जो कर्व है वो और ऊपर को ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। फॉल्ट करंट बढ़ता जाएगा, कर्व जो है वो टाइम वाइज ऊपर को जाएगी, टाइम वाइज। जी अम्माद। सर आपने तो कहा था कि ये जैसे जैसे फोल्ड करंट बढ़ेगा तो हाँ ऑपरेटिंग हाँ टाइम हो रहा कम होगा, लेकिन यहाँ तो इंक्रीज हाँ, हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो बात है ना कि फॉल्ट करंट, अभी आपने कहा, मैं इसको यहाँ पर लिख कर आपको बताता हूँ, आप ये कह रहे हो फॉल्ट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है जी। फॉल्ट करंट इज, यानी जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ रहा है ऑपरेटिंग टाइम को कम होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं चाह रहा था कि आपके जहन में अराइज हो, और हो गया, बहुत अच्छी बात। इसका सर मतलब ये ये है, आपने आरडी के हिसाब से नहीं कहा था कि ऑपरेटिंग टाइम कम होना चाहिए? हाँ जी, आरडी का ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम है, और आरसीडी का ऑपरेटिंग टाइम उस सेम फॉल्ट के लिए आरडी से ज़्यादा है। आरबीसी का जो टाइम है, जो यहाँ पर रिले है, ये वाली जो मैंने शो की रिले आरबीसी, उसका ऑपरेटिंग टाइम आरसीडी से भी ज़्यादा, यानी उसका सबसे ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और फॉल्ट करंट जो है वो आरबीसी के लेवल पे सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन जो अमाद ने पूछा वो ये है कि फॉल्ट करंट बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, यानी ये रिलेशन आ रहा है आपके पास, फॉल्ट करंट आई एफ जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग टाइम, ये आपके पास जो है वो रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला रिलेशन कब आएगा, देखिए जब आप रिले की कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ना, तो आप सोर्स की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन ही बन रहा है। लेकिन फिर बिल्कुल यही सवाल जहन में आता है कि फॉल्ट करंट बढ़ रहा है तो उसके लिहाज से तो ऑपरेटिंग टाइम को बहुत कम होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगला टॉपिक है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि पहले हमने जो रिलेज यहाँ पर लगाई है, मैं आपको बुक में शो करता हूँ। हाँ जी, यानी ये वाली जो रिलेज आपने लगाई यहाँ पे, ये जो आर ए बी है, इसका ये देखो ना, ये आपको नजर आ रहा है, जी ये सर। अब आर ए बी की जो कर्व है ये टाइम में सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आर बी सी की उससे नीचे। हालांकि जो है वो करंट कम होता जा रहा है और टाइम भी कम होता जा रहा है, ये तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। हमें तो इनवर्स चाहिए कि जितना करंट ज्यादा हो सोर्स की तरफ फॉल्ट करंट, टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले आप जो जब हम स्टडी सीखना शुरू करते हैं ना किसी टॉपिक को, तो पहले जो हो रहा होता है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर जैसे अभी आपने सवाल किया फिर हम उसको देखते हैं कि ये क्या गलत तो नहीं हो गया, फिर उसको हम चेक करते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिलेज, आप इसकी बात कर रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे यूं चाहिए कि ये वाली जो रिले आर ए बी है इसको तेज ऑपरेट करना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो अम्माद कि आर ए बी को टाइम डिले रिले ना बनाएं, बल्कि आर ए बी को आप इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले बना दें। इसी तरह से आर बी सी, अगर ये वाले सेक्शन की बात करें तो आर बी सी को इंस्टेंटेनियस होना चाहिए एज कंपेयर टू द टाइम डिले रिले। यानी अब ये दो बातें आ गई हैं। अभी इस वक्त जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन स्टडी कर रहे हैं, एंड व्हेन यू स्टडी कोऑर्डिनेशन you study the time delay property of the relays. After that, we will study the instantaneous property of the relays and will check the same example कि जिन रिलेज को हमने टाइम डिले रिलेज सेट कर दिया है, क्या उनको अगर हम इंस्टेंटेनियस सेट करें तो ऑपरेशन ज्यादा ठीक होगा या कीप देम एज टाइम डिले रिलेज। समझ आई? तो ये पूरी एक स्टडी है जो कि, यानी हम इस एग्जांपल को यहाँ नहीं एंड करेंगे, पहले हम रिलेज को
यानी ये आंसर इस चीज का जो आपने क्वेश्चन पूछा वो ये है, वी हैव टू कैटेगरीज, वन आर द टाइम डिले रिलेज जो कि कोऑर्डिनेशन में होती हैं, एंड वन आर द इंस्टेंटेनियस रिलेज जो कि हाफ लीवर पे चलती हैं, जो टाइम का जो हाफ लीवर है उस पे चलती हैं। तो ठीक है सर। हाँ, तो हम ये पहले इसको टाइम डिले सेट करके फिर हम चेक करते हैं कि अब क्या जिस रिले को टाइम डिले सेट किया उसको अगर हम इंस्टेंटेनियस बना दें तो ये फिजिबल है, क्योंकि याद रखें इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन बहुत क्विक होता है। ये जो लीवर हाफ लीवर जो है ये सबसे ज्यादा क्विक है, लेकिन जितनी रिले क्विक होती है ना उतना ज्यादा आपका सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, जिसको वो यहाँ पर मेंशन कर रहा था, ये टू प्रिवेंट द फॉल्स ऑपरेशन सिक्योरिटी, टू प्रिवेंट द फॉल्स ऑपरेशन सिक्योरिटी, यानी रिले अगर गलत ट्रिप कर गई ना तो पूरा ए से लेके बी तक सेक्शन बंद हो जाएगा, जो कि माइल्स लॉन्ग होता है। जाहिर बात है ग्रिड अगर आप ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो तो वो तो वन जो है 32 kV 220 kV और 517 kV की बात है, और वो हाई टेंशन लाइंस हैं। और अगर रिले तेज आपने रखी है जो कि इंस्टेंटेनियस है और गलत ऑपरेट करने का चांस क्यों है, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे फॉल्स करंट्स आते हैं जो कि फॉल्ट नहीं होते, बल्कि वो बहुत थोड़े टाइम की एक स्विचिंग होती है, एक सर्ज होती है, उसके लिए रिले ने ऑपरेट नहीं करना। वो और डिवाइसेस हैं जो सर्ज अरेस्टर है कि वो उस सर्ज को अर्थ कर दे, लेकिन आपकी लाइन नहीं ट्रिप होनी चाहिए जो हाई टेंशन लाइन है। इफ दैट इज ट्रिप्ड तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका बैठ जाएगा सिस्टम का, और सिस्टम टोटली अनस्टेबल होने का खदशा है, जैसे कि ब्लैकआउट में हुआ। आपकी एक हाई टेंशन लाइन, एक से दो हाई टेंशन लाइन बैठी हैं और उसके बाद सिस्टम काबू ही नहीं आया, और वो जो आपका लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के मुताबिक वो सिस्टम आउट हो गया, स्टेबिलिटी फ्रिक्वेंसी वाइज लॉस्ट हो गई, फ्रिक्वेंसी वाइज और कहीं फिर वोल्टेज वाइज वो काबू नहीं आ सका। तो अगर हम ट्रांसमिशन की ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करें, वो मस्ट बी केयरफुल while having the instantaneous relays। इसीलिए हम अभी पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे एंड देन विल चेक। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हम इसको ठीक है सर। एग्जांपल से देखते हैं। अब सर एक हमारे और पास चीज पूछ, जी जी पूछें पूछें। सर हमेशा जो कोऑर्डिनेशन होगी वो दो रिलेज के कंसेक्टिव रिलेज के दरमियान होगी, या अगर बीच में वाली मिड वाली रिले फेल हो जाती है तो हाँ फिर भी जी, होगी हाँ नहीं कोऑर्डिनेशन वो साइड? बिल्कुल बिल्कुल ये जितनी ये देखिए ये रेडियल नेटवर्क है ना, ये रेडियल नेटवर्क है। आपका जो यानी एक यूं कहा जाता है इसको समझने के लिए कि एक ग्रिड के जितने कनेक्शन है ना फिर वो सब आपस में फिर कोऑर्डिनेट होने चाहिए। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा नेटवर्क से रिलेटेड है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे सर कि लेकिन अगर जैसे अगर आर बी सी और आर सी डी दोनों खराब हो जाते हैं तो हाँ आर डी और आर बी का सर बीच में कोई मतलब ये कनेक्शन रहेगा फिर? हाँ मैं बताता हूँ। लेट्स से दिस इज माय ग्रिड डी। अब बना जैसा भी है, एक्चुअली वो मेरे पास आज मैं मिस कर गया वो। बहरहाल ये इनका इंटरकनेक्शन आ गया। मेक इट अ बिट मोर, लेट्स से दिस वन 2 and 3, these are the buses। let's say this is your bus A, this is your bus B, this is your bus C। अब इनका जो इंटरकनेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। बस सी का जो है वो बी के साथ है और बस बी का जो है वो ए के साथ है। अब ये इंटरकनेक्टेड लाइंस है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो मैंने शो किया। लेट्स से ए पे आपकी जनरेशन है। जो लोगों ने एनालिसिस पढ़ा, हमने शुरू से ही इसी नेटवर्क को काफ़ी हद तक हमने स्टडी किया, जो 3 बस नेटवर्क है, और 4 तक गए थे हम लोग। तो ये डायग्राम बार बार बनी है। अच्छा, अब ये बात हो रही है कि आपने ये कहा कि जो रिले ए पे लगी हुई है क्या ये ज़रूरी है या क्या वो बी वाली रिले के साथ कोऑर्डिनेशन में होगी। तो ये मैं उसका जवाब देने लगा हूँ कि एक ग्रिड जो है उसके जितने भी ग्रिड्स के साथ कनेक्शन हैं तो सबके साथ उसको कोऑर्डिनेट में रहना पड़ेगा। यानी अगर ग्रिड ए पे जो लगी हुई रिले है यहाँ पे, या अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ए से बी तक सेक्शन को सुपरवाइज करेगी, ठीक है। और फिर आपका ये वाला जो सेक्शन है इसको भी सुपरवाइज करना पड़ेगा। इसी तरह जो बी पे जो रिलेज है, अब यहाँ पे ए के 2 कनेक्शन हो गए, एक हो गया ए से बी तक। अगर आप स्टार्ट ए से कर रहे हैं तो ठीक है, तो यानी ए से अगला बी है और ए से अगला आगे आपके पास। अब ए के जो पीछे कनेक्शन है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे जनरेटर शो कर दिया, उसकी भी बात कर लेते हैं।
तो अब ये वाली जो ये वाली जो रिले है, इट शुड सुपरवाइज ए बी, जो सेक्शन ए बी है आपके पास, एंड द सेक्शन ए सी। सही, मे बी you would imply 2 relays, or maybe you would have 1 relay only. We'll see in the ETAP, या जब हम थोड़ा complex networks करेंगे तो। लेकिन ये वाला जो मामला है ना, ये आप यूं कह लें कि और इंडिपेंडेंट रिले ही होनी चाहिए बाय द वे। तो सबसे पहले तो बात ये, क्योंकि अगर ये वाली रिले इधर ऑपरेट करेगी तो वो लाइन लेंथ का प्रॉब्लम बन जाएगा और वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। मे बी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब डिस्टेंस प्रोटेक्शन का बताया था, तो वो यस सर, उस वक्त मैंने बताया। हाँ, तो ए सी सेक्शन की जो रिले है वो अलग है, उसको हम आर ए सी कहेंगे। ए बी सेक्शन की जो रिले है वो अलग है, उसको हम आर ए बी कहेंगे। और इसी तरह से जो सी है, इस पर जो रिले लगी है वो बी सी को देखेगी और ए सी को देखेगी, इस तरह से। और बी पे जो रिले लगी हुई है वो बिल्कुल इस तरह से होगी। अब अगर मैं ए के पीछे चला जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं अपना सोर्स अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, तो ये मेरे पास एक और सेक्शन बन जाता है जिसको मैं डी कह देता हूँ। तो अब जो यहाँ पर जो रिले लगी हुई है, जो कि आर ए डी वाली जो रिले है, उसको ये वाला सेक्शन जब सुपरवाइज करना है, वो इस वाली रिले से, ये जो पर्टिकुलर रिले आर ए बी वाली रिले है, इसको भी काउंटर करना है, और जो आर ए सी वाली रिले है इसको भी काउंटर करना है। यानी आर ए डी शुड बैकअप बोथ आर ए बी एंड आर ए सी बोथ। ये चैलेंज बन जाते हैं आपके लिए। क्यों नहीं समझ आ रही बात की? यानी जो आर ए डी है, जो यहाँ पर जो रिले लगी हुई है, वो अब आर ए बी वाली रिले को भी बैक करेगी और आर ए सी वाली रिले को भी बैक करेगी। यानी इन दोनों रिलेज का जो बैकअप है वो आपको आर ए डी रिले में बनाना पड़ेगा। सही है? तो क्यों? ठीक है क्योंकि बस डी जो है वो ए के साथ जुड़ा हुआ है। बस डी जो है वो, और ए के आगे आगे 2 कनेक्शंस जा रहे हैं। ए के आगे जो है वो 2 कनेक्शंस जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अब बी को बैक करना है ग्रिड ए को। यूं कह लें ग्रिड वाइज बैकिंग है ना, ग्रिड वाइज। तो इसका मतलब ये है कि अब ये वाली जो रिले होगी, उसको इन दोनों को बैकअप करना पड़ेगा। हाँ जी सर अगर यहाँ पे ए जो रिले ए है ये फेल हो जाती है, तो हाँ जी। बी और सी जो रिले लगी है, ये आर डी ए डी के साथ कनेक्ट करेंगी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी ना? अगर आर ए बी फेल हो जाती है, सर ये जो पॉइंट ए पे लगी हुई है रिले, जी जी ग्रिड ए पे, हाँ जी, जी सर, ये रिले फेल हो जाती है, ये 2 तो रिलेज हैं। अब आप किस की बात कर रहे हो, ए बी की या ए सी की? सर ए बी की। ए बी की। अगर ए बी फेल हो जाती है तो पीछे आर ए डी तो को बैकअप करना पड़ेगा। बैकअप कर लेगी वो, आर बिल्कुल। आर ए डी जो है वो आर ए सी को बैकअप करेगी ना? आर ए डी आर ए सी को भी बैकअप कर रही है और आर ए बी को भी बैकअप कर रही है। ठीक है सर। हाँ, ये आगे टॉपिक आ रहा है, और वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें, आप ये बात कर रहे हैं, ये वाली एग्जांपल के बाद मैं इधर ही आ रहा था कि इफ़ यू ये देखो, जो आपके 2 ग्रिड्स हैं ए और बी, ये आपकी कोई हाई टेंशन लाइन है, लेट्स से 1 2 एंड 3 4, और आगे उसके बाद अब आगे एक लाइन जा रही है। नाउ यू हैव द रिलेज एट ब्रेकर नंबर 1, ब्रेकर नंबर 2 3 4 5 और 6। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि आखिर में वो लिखता है, ये देखो, दिस इज द क्रिटिकल केस फॉर द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उसमें हमें फिर केसेस भी देखने पड़ते हैं। अगर लेट्स से, जैसे आप पूछ रहे थे कि 3 4 लाइन आउट हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर 3 4 अगर सारी लाइंस लगी हुई हैं तो फिर क्या होगा, अगर एक लाइन आउट हो गई तो फिर क्या होगा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यानी ठीक है इसको, हाँ, मतलब ये ना जो पॉसिबिलिटीज है ना, यही हमने देख के ना तो अपनी स्मार्टनेस इन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। अभी हम पहले एग्जांपल 4.5 देखते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, अब ये वाली जो एग्जांपल है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिगार्डिंग सेटिंग द आर ए बी। यानी आर ए बी को मुझे सेट करना है, आर बी तो मेरी सेट है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो सवाल है ये आधा सोल्व हुआ है। अगर मैं आपको एग्जाम में दूं तो मे बी आपको पहले आर बी सेट करनी पड़े और फिर आर ए बी। लेकिन अब हम चूंकि बुक पढ़ रहे हैं, तो वो ये वाला जो उसने एग्जांपल सॉल्व किया था, एग्जांपल 4.4,
उसमें आप देख लो, ये जो बी पे जो रिले लगी हुई है इसका मिनिमम फॉल्ट क्या है 600, यानी रिले जो बी ग्रिड पे लगी हुई है वो जो अपने सेक्शन को सुपरवाइज कर रही है उसमें मिनिमम फॉल्ट 600 और मैक्सिमम 1000 आ रहा है। उसने इसी एग्जांपल को पीछे की तरफ इनहांस किया है, मैं ये बता रहा हूँ। एग्जांपल 4.4 को पीछे की तरफ इनहांस कर रहा है ए की तरफ, ये देखो, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ एनहांसमेंट हुई, आधा सवाल आपका सॉल्व हुआ होगा। यानी क्या, मैंने रिले आर ए बी को जब कोऑर्डिनेशन में लाना है रिले आर बी के लिए, तो रिले आर बी पहले से सेट होनी चाहिए, और वो सेट है। ये आप ये दो वैल्यूज जो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने रिले आर बी के लिए वर्कआउट किया हुआ है कि उसका पर जो पिकअप है वो 10 एम्पेयर है और जो उसका टाइम डिले है वो हाफ है। ये आपने वर्कआउट किया हुआ है, क्यों जी ऐसे ही है। ये एग्जांपल आपकी 4.4 है जो आपने वर्कआउट किया हुआ है रिले आर बी के लिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिले आर ए बी ने आर बी को बैकअप करना है, लिहाजा रिले आर ए बी का टाइम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इट वुड बी सेटअप, यानी इसका जो पिकअप है वो बिल्कुल उसी करंट पर सेट होगा जिस पे आर बी का सेट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यानी आर ए बी की दो सेटिंग्स हैं एक्चुअली। ये है आपके पास ग्रिड बी, और ये इस पर जो रिले लगी हुई है आर बी, ये सेट है आर बी, इट इज सेट। फॉल्ट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो इसके पीछे एनहांसमेंट कर रहा है और एक ग्रिड वो बना रहा है ए ग्रिड। यहाँ पर जो रिले लगी हुई है उसको हम कह रहे हैं रिले आर ए बी। अब मैंने रिले आर ए बी को जब सेट करना है तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं। एक तो मुझे सेट करनी है अपनी पिकअप वैल्यू, ठीक है, ये रिले आर ए बी की बात हो रही है। रिले आर ए बी ये बहुत आसान है और है भी इंटरेस्टिंग। इसकी जो पिकअप है वो वही होगी जो करंट वाली जो पिकअप है, जो रिले आर बी की होगी, ठीक। लेकिन इसको जरा यानी करंट के लिए बिल्कुल यानी रिले आर ए बी की जो करंट वाली जो पिकअप है वो आर बी वाली होगी, ठीक है। मगर जो टाइम है आपका, टाइम ऑपरेटिंग टाइम जो है वो हमने देख लिया, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ आर बी, ठीक है। बस इस बात का हमने ख्याल रखना, ठीक होगी बात जी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम रिले आर बी को सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने आर बी को मैंने कहा सेट कर भी लिया है, और मैं अब कह रहा हूं कि सेट भी करेंगे। तो ये बात आप समझने की है। देखें, आर बी का जो सुपरविजन सेक्शन है वो ये वाला है, दोबारा समझो, ये वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में जो मिनिमम फॉल्ट है उसकी वैल्यू है 600, मैक्सिमम जो फॉल्ट है उसकी वैल्यू है 1000। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी रिले आर बी जो है वो लगी ग्रिड बी पे है, और सुपरवाइज वो जिस सेक्शन को कर रही है, जिस ट्रांसमिशन सेक्शन को कर रही है, जब वहां फॉल्ट आया, ये जहां मैंने शो किया है, तो मिनिमम करंट आर बी में से ये पास करता है 600 और मैक्सिमम 1000। इसी तरह जब रिले आर ए बी जो है वो अपने सेक्शन को सुपरवाइज करती है जो कि ए बी सेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बी सेक्शन में फॉल्ट आता है, ए बी सेक्शन में, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से बी सेक्शन में फॉल्ट आता है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको बुक में लिखी हुई है 1000 एम्पेयर और मे बी 800, आई नीड टू सी। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे याद है, वो मैं लिख लेता हूँ, इट इज 1500 जो मैक्सिमम वैल्यू है। और ये वाली जो वैल्यू है, लेट मी सी फ्रॉम द बुक, जो कि हाँ जी 800 है, ठीक है 800। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन बाजू का जो होती है वो ये होती है, क्योंकि मैं इस ग्रिड के नीचे लिख रहा हूँ वैल्यू, तो ये आपके पास 800 वैल्यू है, 800। आई विल राइट इट हियर। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 800। लेट मी राइट, ठीक है जी, 800 वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है। और बुक में वो इसको ग्रिड बी के नीचे लिखता है, ग्रिड बी के नीचे ही लिखेगा ना,
क्योंकि जब फॉल्ट आपका यहाँ पे आएगा तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज वो बता रहे हैं। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया या लाइन टू ग्राउंड, और मैक्सिमम फॉल्ट का मतलब होता है कि 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, इसको मैं आपको एक दफा बुक से दोबारा बताता हूँ क्योंकि वहां जरा डायग्राम अच्छी बनी हुई है। तो इसको जब आपको समझ आ जाएगी ना, दो अगली भी चीज समझ में, यानी अब मैं रिले RAB की बात कर रहा हूँ। रिले RAB सेक्शन AB को सुपरवाइज कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूँ 800 और 1500, तो ये रिले RAB की ये वाली वैल्यूज हैं। ये बस आपने जहन में रखना है। ये वैल्यूज ग्रिड बी के नीचे लिखी जाती हैं लेकिन होती रिले RAB की हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्ट हम बी के पास कंसीडर करेंगे, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास मिनिमम फॉल्ट, यानी कि मिनिमम फॉल्ट से मुराद होता है कि लाइन टू लाइन या इस तरह, यानी 3 फेज फॉल्ट नहीं है। और ये वाली जो वैल्यू है ये 3 फेज फॉल्ट की वैल्यू है, लेकिन फॉल्ट को हम बी के पास कंसीडर करेंगे, इसलिए हम बी के नीचे ये वाली वैल्यूज लिखते हैं। इससे ये मत समझना कि RB का इन वैल्यूज से कोई ताल्लुक है, नहीं नहीं। RB का इन वैल्यूज के साथ ताल्लुक है जो कि अगले ग्रिड के पास लिखी गई हैं। ठीक है, ये 600 और 1000। RAB का ताल्लुक 800 और 1500 से है। इसी तरह जो ग्रिड ए के नीचे जो वैल्यूज लिखी गई हैं उसका ताल्लुक उससे जो पीछे रिले लगी होगी उससे है। समझ गई? RAB का ताल्लुक हरगिज ये 1000 एम्पेयर और 3000 एम्पेयर से नहीं है। सबसे पहले ये अपनी कंफ्यूजन या ये जो पॉइंट है, कंसेप्ट है, ये चीज क्लियर करें ताकि आपको सुपरविजन या जोन का पता चले। RAB का जो जोन है वो A से B तक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, यानी मिनिमम फॉल्ट की भी मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम फॉल्ट की भी मैक्सिमम वैल्यू, सो आई शुड कंसीडर द फॉल्ट क्लोज टू बी और एट बी। समझ आई? तो मैं वैल्यूज को लिख सकता हूं 800 एंड 1500। सिमिलरली अगर मैंने RB का जो जिस जोन को वो सुपरवाइज कर रही है उसकी मैंने मिनिमम फॉल्ट की वैल्यू या मैक्सिमम फॉल्ट की वैल्यू लिखनी है, सो आई शुड कंसीडर द फॉल्ट एट द नेक्स्ट ग्रिड। ठीक है, तब जाकर मैं उसकी जो मैक्सिमम या रेटेड वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ये कहूँ कि जी फॉल्ट दरमियान, जब फॉल्ट दरमियान में आएगा तो इनसे वैल्यूज कम फ्लो करेंगे, क्योंकि या यूं आप कह लें कि क्योंकि आपने मिड ऑफ द सेक्शन जो है ना वो कंसीडर की है। समझ आई? यानी ये टोटल सेक्शन का ये, या यूं आप कह लें मिड में है ये, जहां भी टोटल सेक्शन की ये वाली आपकी वैल्यू है 800 एम्पेयर एंड 1500 एम्पेयर, क्योंकि वो फिर डिस्टेंस में चला जाएगा। इसलिए आप इसको ये ना कंसीडर करें कि मिड में आए या कहीं भी, ये टोटल सेक्शन का ये रिजल्ट है 800 एंड 1500। वो जो मिड वाला है ना वो होल्ड रखना, चैप्टर नंबर 5 में क्लियर हो जाएगा कि अगर मिडल में फॉल्ट आता है या समथिंग, क्योंकि वो डिस्टेंस से ताल्लुक रखता है, उसमें इंपीडेंस इन्वॉल्व होती है। क्यों जी, समझ आई बात की? सो RAB का जो ताल्लुक है वो 800 एम्पेयर मिनिमम फॉल्ट और 1500 एम्पेयर मैक्सिमम फॉल्ट, ये AB का रिजल्ट है फॉल्ट का। और 600 और 1000 ये B, और आगे उसने निशानदेही नहीं की कि इस ग्रिड का क्या नाम रखा है, ये उस सेक्शन या उस जोन का ये वाला रिजल्ट है फॉल्ट का। और RB इन दोनों को सुपरवाइज कर रही है। RAB इन दो वैल्यूज को सुपरवाइज कर रही है, 800 और 1500। अब बात ये हो रही है कि RAB और RB की पिकअप वैल्यू सेम होगी, करंट पिकअप वैल्यू। तो अब RAB तो सुपरवाइज कर रही है 800 को और 1500 को, तो इसका मतलब ये है कि मुझे RB को इन दो में से किसी एक वैल्यू पे सेट करना है। ठीक है, और RAB की वही सेटिंग हो जाएगी करंट पिकअप की, और फिर उसके मुताबिक हम टाइम देखेंगे। क्यों जी, समझ आ रही बात की? क्योंकि RAB को सिर्फ इन दो वैल्यूज का पता है, बिकॉज RAB मींस सेक्शन फ्रॉम A टू B, नथिंग एल्स। RAB को सिर्फ 800 एम्पेयर और 1500 एम्पेयर का पता है। इसका मतलब यह है कि मैंने अगर RAB की करंट पिकअप वैल्यू RB जितनी रखनी है, तो RB को मुझे इन दो में से किसी एक वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट, ओनली कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन। ठीक है, ये नहीं कि मुझे RB को बाकायदा सेट करना है, नहीं नहीं, RB को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सिर्फ इन दो में से किसी एक वैल्यू पे, और RAB को फिर मैं उसके मुताबिक सेट कर दूंगा, क्योंकि RB तो पहले से सेट है पिकअप 10 पे और टाइम डिले आपका 1/2 पे। तो अब 800 और 1500 में से मैं RB के लिए जो वैल्यू लूंगा वो मैं लूंगा 1500 एम्पेयर, यानी
I will not take minimum fault value, but I will take the maximum fault value which is 1500 एम्पेयर। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि रिले RAB कुछ टाइम डिले से चले, फौरन ना चले बल्कि टाइम डिले से। और जब हम अपना कुछ टाइम में डिले चाहते हैं तो हम फिर मैक्सिमम फॉल्ट को कंसीडर करते हैं विच इज 1500 एम्पेयर। ठीक है, तो यानी हम इसीलिए यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने वो लिखा हुआ है कि रिले RB जो है वो आपकी 1500 एम्पेयर के मुताबिक सेट होगी। अब रिले कैलकुलेट होगी, ओनली कैलकुलेट होगी, सेट नहीं, कैलकुलेट। तो RB की ये वाली वैल्यूज हैं पहले से 10 एम्पेयर और टाइम डिले, इसी पे हमने सेट कर देना है इसे। यानी क्या मतलब है, ये मैं अब आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जो RB है उसकी जो पिकअप वैल्यू थी वो है थी 10, ठीक। और जो यहाँ पर जो CT लगा हुआ था वो था 20:1 का, ये आपको याद होगा। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल इसके मुताबिक इनको सेट कर देना। मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, 15। मैं ये कहूंगा, अगर मैं ये कहूंगा, सिर्फ सेट नहीं करना RB को, सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट बी विद मी, आपको सारा समझ आ जाएगा। मैं कहूंगा अगर रिले RB के पास लेट्स से 1500 एम्पेयर आते हैं, तो इन दो सेटिंग्स के मुताबिक मेरा क्या आंसर आएगा कि रिले RB की ये पिकअप वैल्यू है जो 10 वाली है, और ये उसका CT है 20:1 का। तो यानी इसका मतलब ये है कि 1500 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो मैं सेकेंडरी पे आ गया CT के। ऐसे ही है ना जी, क्योंकि CT रेशो 20:1 है। तो 1500 अगर प्राइमरी करंट है तो उसको मैंने 20 से डिवाइड किया, मैं सेकेंडरी पे आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर बन जाता है 75 एम्पेयर। आपकी जो कॉइल सेट है, जो आपने कॉइल सेट किया हुआ है पिकअप के लिए, वो क्या है, 10 एम्पेयर। ये 75 एम्पेयर 10 एम्पेयर वाली कॉइल में जाएंगे तो इसका कितने टाइम्स बन जाएगा। तो मैं दोबारा फिर 75 को 10 से डिवाइड कर दूं, अगर इफ आई फर्दर डिवाइडेड बाय 10, बुक ने इकट्ठा ही कर लिया 1500 बाय 20 इन टाइम, तो ये आपके पास बन जाता है 7.5 टाइम्स द पिकअप वैल्यू, 7.5 टाइम्स द पिकअप वैल्यू। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने आपको एक चीज बताई है कि रिले RAB ने उसी पिकअप पर सेट होना है जो रिले RB की है, ठीक है, पिकअप। तो रिले RB ये को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 1500 के लिए सिर्फ, और फिर रिले RB को मैं वहां सेट कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया, तो ये मेरे पास सेटिंग, यानी RB को एक्चुअली में नहीं छेड़ना। ये एक्चुअली एक थोड़ा सा जरा समझने वाली बात है। रिले RB की सिर्फ सेटिंग्स यूज करनी है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर बेशक आप लिख लें कि रिले RB की सिर्फ मैं सेटिंग यूज करूंगा, ओनली एंड नथिंग एल्स, यानी ओनली सेटिंग्स। और RAB को बाकायदा से उसी पर हमने सेट कर देना। अब RB की सेटिंग थी 10 एम्पेयर पिकअप, और CT उसके पास 10 एम्पेयर आ रहे हैं सेकेंडरी पे, याद रखें। ये 10 एम्पेयर जो थे, ये जो रिले का जो कॉइल है ये वो है, और वो जाहिर बात है CT की सेकेंडरी पे लगा होता है। तो अब मैं, ये सवाल है मेरा कि अगर 1500 एम्पेयर जो कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट है वो अगर आता है, तो उसको मुझे पहले 20 से डिवाइड करना है ताकि वो सेकेंडरी बन जाए। उसको मुझे फर्दर 10 से डिवाइड करके देखना है कि कितने टाइम्स द पिकअप बन रहा है, वो है 7.5। इसका मतलब यह है कि अब मैंने RAB को जो पिकअप वैल्यू है वो 7.5 टाइम्स द पिकअप पे सेट कर दिया बाय यूजिंग द सेटिंग्स ऑफ RB only. By using the settings of RB, I have set my relay RAB at 7.5 times the pickup so that it can back up the relay RB very well. अब मुझे 7.5 टाइम्स, और रिले RB का डायल कहाँ सेट था, हाफ पे, तो उसके मुताबिक मुझे अपना ये टाइम देखना है। हाँ जी, फायजा आपका वो हैंड खड़ा हो जी। सर आपने पहले 20 से क्यों डिवाइड किया है और फिर 10 से आपने किया? ठीक है, नहीं करता मैं 20 से नहीं करता डिवाइड। एक और आपको आसान तरीका बता देता हूँ, नहीं करते डिवाइड। ये देखें, आपको ये याद होगा कि या मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि रिले RB का जो पिकअप वैल्यू है वो 10 एम्पेयर है सेकेंडरी,
ठीक है, और मैं आपको सिटी की वैल्यू बता दूं तो यही जो रिले आरबी का जो पिकअप वैल्यू है ये प्राइमरी पे क्या बन जाएगा। और चलो मैं और आसान कर देता हूँ, मैंने और मेरा ख्याल है कि 20 सर प्राइमरी पे 20 बन जाएगा। प्राइमरी पे 200 बन जाएगा प्यारे, क्योंकि 20:1 है ना। ये देखो मैं ये बात कर रहा हूँ यार, आप लोगों ने ये काम पहले किया हुआ है। अब इस एग्जांपल मैंने 4.4 इसीलिए खोली है क्योंकि आप मेरे से रिले आरबी की सेटिंग्स की बात कर रहे हैं। मैंने रिले आरबी की सेटिंग्स को यूज करना है और पिछली रिले को उस पर सेट कर देना है। बस ये बात, ये की पॉइंट याद रखें सबसे पहले। आई विल यूज द सेटिंग्स ऑफ रिले आरबी एंड विल सेट द प्रीवियस रिले एक्चुअली एट दैट वैल्यू। बस अब मुझे रिले आरबी की पहले सेटिंग्स को हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी पे जा रहा है। तो आपको याद होगा कि रिले आरबी के कुछ टैब्स थे, ये जो आपके सामने है, ठीक है, यू कैन सी द टैब्स, और उसमें से हमने 10 एम्पेयर का टैब सिलेक्ट कर लिया था, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, ये भी नहीं याद तो ये आपको Yes, जरूर sir. याद होगा कि उसके प्राइमरी पे जो करंट आ रहा था, जो पिकअप करंट था, वो क्या था, 200 एम्पेयर। यू कैन सी दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, एक सेकंड, आप ये वाली वैल्यू पे जरा गौर करें, ये जिसको मैंने अब हाईलाइट किया, 200 एम्पेयर। और वो 200 क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोड का ट्वाइस लेना था। फिर से देख लेते हैं, ये मेरे पास मैक्सिमम लोड था ना, यानी जो रिले आरबी Yes, है, sir. जो रिले आरबी है वो जिस जोन को सुपरवाइज कर रही है, जैसे मैंने अभी ये हाईलाइट किया F1 ग्रिड बी से लेके F1 तक, वहां तक मैक्सिमम लोड आपके 95 एम्पेयर बनता है। इसका डबल करें तो तकरीबन 200 एम्पेयर बन जाता है, ठीक है ना। So इसका तो डबल आपका 190 जी आता है। जी, हाँ जी, तो 190 या 200 हमने ले लिया था, हमने 200 ले लिया था कि लेट्स टेक आवर पिकअप वैल्यू 200। वही देखा ना, ये उसमें लिखा हुआ है करंट रिले पिकअप ऑफ 200, ठीक है। तो अब ये इस बात को ना सबसे पहले समझें कि हम पिकअप को प्राइमरी के लिहाज से भी बताते हैं और सेकेंडरी के लिहाज से भी बताते हैं। यही मैंने अभी लैब में भी बताया था आपको, जो लैब का लेक्चर था। यानी रिले Yes, की जो sir. पिकअप है ना, ये बात याद रखें, रिले की जो पिकअप है उसको बोलने का तरीका है क्या। एक बंदा कहता है भाई रिले की पिकअप 200 एम्पेयर है, तो हम ये बात याद रखें, रिले ना 100 एम्पेयर से ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं करती, सड़ सकती है। तो बंदा कहेगा ये तो लगता है कि आपने प्राइमरी की वैल्यू बता दी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल। फिर हम कहेंगे कि इसकी सेकेंडरी की क्या वैल्यू बनती है। अब सेकेंडरी पे जाने के लिए या रिले के पास जाने के लिए मुझे सिटी की रेशो चाहिए, और वो है 20:1। तो 20 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 10 एम्पेयर। तो अब आप 10. चाहे 10 एम्पेयर को यूज कर लें, मगर जहन में रखना है जब आप 10 एम्पेयर यूज करेंगे तो आप सेकेंडरी पे हैं सिटी के या रिले के पास हैं। अगर आप 200 वाली वैल्यू यूज करते हैं तो यू आर एट द प्राइमरी। अब आपकी चॉइस है, आपको 200 आसान लगता है वो यूज कर लें, आपको 10 आसान लगती है वैल्यू वो यूज कर लें। लेकिन ये जहन में रहे कि रिले की पिकअप को बोलने का तरीका है। हम उसको ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जी प्राइमरी पिकअप वैल्यू क्या है जी, 200 एम्पेयर। अच्छा सेकेंडरी की वैल्यू बताएं, हम कहेंगे सिटी रेशियो के मुताबिक ये 10 एम्पेयर बनती है। मुझे क्लियर हो गया। अब वो जो हम बात कर रहे थे अभी, तो वो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको सेकेंडरी के लिहाज से जरा दिक्कत है कि भाई वो समझ नहीं आ रहा कि सेकेंडरी की वैल्यू क्या है, तो कोई ऐसी बात नहीं, अभी हम उसको प्राइमरी के लिहाज से कर लेते हैं। अब आपने देखा कि मेरे पास जो प्राइमरी पे जो पिकअप करंट आ रहा था, ये मैं रिले आरबी की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिले आरबी की सेटिंग्स को यूज करना है, मैंने फिर से कहा। तो रिले आरबी की जो पिकअप वैल्यू है, जो प्राइमरी की जो पिकअप वैल्यू है वो 200 एम्पेयर है, इज इट। और अब उसके पास 1500 एम्पेयर आ रहा है, 1500। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7.5। वही जवाब हो जाएगा जो आपने सेकेंडरी की वैल्यू को यूज करके निकाला था, 10। ठीक है, उस वक्त मैंने क्या किया था, आपके सामने है, मैं पहले सेकेंडरी पे चला गया बाय 20 करके, वो 75 आ गया, मजीद उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 7.5 आ गया। ये नहीं आपको पसंद आ रहा, या आप कहते हैं भाई ये तो मुश्किल है, तो आप रिले की जो प्राइमरी पिकअप वैल्यू है 200 एम्पेयर, उसको इस्तेमाल कर लें, तब भी आपके पास जो है वो 7.5 ही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने रिले आर ए बी की जो करंट पिकअप वैल्यू है वो 7.5 ले लेनी है। ये कैसे निकली है, बाय यूजिंग द सेटिंग्स ऑफ द रिले आरबी। ठीक हो गया। अब मैंने टाइम निकालना है, तो पहले टाइम मुझे आरबी का पता होगा तो आर ए बी का
टाइम निकलेगा ना, उसमें मैं कोऑर्डिनेशन टाइम ऐड कर लूंगा। तो अब आरबी का टाइम किस पे निकलेगा? 7.5 टाइम्स द पिकअप पे निकलेगा और हाफ डायल पे निकलेगा, क्योंकि रिले आरबी जो है वो हाफ डायल पे सेट है, हाफ टाइम लीवर पे सेट है, और पिकअप वैल्यू क्या आ रही है जी? 7.5। ठीक है, तो अब हम बुक देखते हैं कि जो हमारी कर्व है वो हमें क्या बताती है। आप ये कर्व पे आ जाएं। ठीक है, तो ये 5 है, 5 के बाद ये वाला 6 हो गया, ये आपके पास 7 हो गया। ये बुक शेयर हुई है? यस सर हुई है। अच्छा, यस सर। 5 आ गया, ये 6 है, ये 7 है, और ये आपके पास 7.5 यहाँ दरमियान में करके आ रहा है। ठीक है, तो ये हाफ लीवर पे इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास तकरीबन 0.25 सेकेंड्स आती है। ठीक है, यानी ये मैं दोबारा बताता हूँ, ये जहाँ 5 लिखा हुआ है उससे अगला जो वैल्यू है वो 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद दरमियान में 7.5 आ गया, और उसको आप ऊपर ले आए हाफ लीवर वाली जो कर्व है, और इधर से आप वाई एक्सिस पे चले जाएं तो वो तकरीबन 0.25 सेकेंड बनता है। ये वो टाइम है जो कि हम कहेंगे कि ये रिले आरबी का टाइम है जी, 0.25 सेकेंड। अब उसमें कोऑर्डिनेशन टाइम आप 0.3 सेकेंड्स को ऐड कर दें, जो कि बुक ने कहा है कि आप 0.3 सेकेंड्स ले लें। कहाँ गया वो? ये ठीक है, तो ये उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि आपने यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 7.5 टाइम्स द पिकअप एंड हाफ टाइम डायल। रिमेंबर, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये जस्ट सी रिले आरबी, आरबी की जो टाइम वाली सेटिंग है वो हाफ पे सेट है। हमने पहले आरबी की करंट वाली सेटिंग को इस्तेमाल किया और रिले आरएबी की करंट सेटिंग को सेट कर लिया, जो कि 7.5 टाइम्स द पिकअप है। अब हम रिले आरबी की टाइम वाली सेटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और रिले आरएबी का टाइम निकलेगा। सही है, तो उसके लिए 7.5 टाइम्स द पिकअप और हाफ टाइम डायल। ये हाफ टाइम डायल जो है ये रिले आरबी की सेटिंग है टाइम की, अगेन मैं बता रहा हूँ। तो इन दो वैल्यूज के मुताबिक आपके पास ये ऑपरेटिंग टाइम बन जाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन टाइम को कहता है कि 0.3 सेकेंड को आप ऐड करें तो आर ए बी का जो फाइनल टाइम है, ऑपरेटिंग टाइम, वो आपके पास बनता है 0.55 सेकेंड। रिले आर ए बी के जो ऑपरेटिंग टाइम है इट इज 0.55 सेकेंड। यानी अब जो रिले आर ए बी है वो पूरी तरह कोऑर्डिनेट हो चुकी है रिले आर बी के साथ। क्यों जी, समझ आई बात? तो ये वो आंसर है इस क्वेश्चन का, कि आप देखो कि यू कैन सी के द एक्सप्लेनेशन टेक्स अ टॉल, लेकिन जो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन है वो उसने मसा 2 लाइनें भरी हैं और रिले आर ए बी सेट हो गई है। तो यही प्रोटेक्शन में है। इट नीड्स स्मार्ट स्टडी, इट डजंट नीड मतलब इसमें एक दफ़ा तरीका आ जाए ना तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और आपको अगर फॉल्ट की वैल्यूज चाहिए तो वो मैंने बताया था कि हम ई टैब पे मैं एक सेशन उसमें रखूंगा, हम उसमें फॉल्ट की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे, वो जो अलग टैब है उससे, वो अलग चीज़ है। तो लेकिन बात यह है कि सिर्फ 2 लाइनों की कैलकुलेशन है और रिले आर ए बी आपकी सेट हो जाती है, लेकिन आपको बस कंसेप्ट चाहिए एक्चुअली। सो जो अब अच्छा, अब आर ए बी के जैसे उसने आर बी के पास ये 2 वैल्यूज लिखी हैं, ये वाली जो 2 वैल्यूज हैं, तो मैं रिले आर ए बी के पास क्या लिखूंगा? पिकअप इज इक्वल टू 7.5 एंड ऑपरेटिंग टाइम इज 0.55 सेकेंड्स। तो एक बंदा कहता है कि टाइम डायल की क्या वैल्यू है? क्यों जी, बात समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? यानी ये देखें ना, ये है रिले आर ए बी का ऑपरेटिंग टाइम 0.55 सेकेंड, ये तो ऑपरेटिंग टाइम है। तो एक बंदा आपसे सवाल ये कर रहा है कि इसका टाइम डायल क्या है? जैसे आर बी का टाइम डायल हाफ है, आर ए बी का टाइम डायल क्या है? तो हम कहते हैं हम दोबारा कर्व पे जाएंगे और वहां से हम टाइम डायल देखेंगे। ठीक है, अब हम टाइम डायल को कैसे देखेंगे? हम एक्स एक्सिस से 7.5 लेंगे और वाई एक्सिस से हमने 0.55 लेना है। वाई एक्सिस से 0.55 लेना है, जो कि 0.5 और 0.6 के दरमियान वाली जो लाइन उसने बनाई है वो ये है, वो बनती है। ठीक है, वाई एक्सिस जो है, जो टाइम इन सेकंड्स है, वहां पे 0.5 और 0.6 के दरमियान जो ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये 0.55 वाली लाइन है। और एक्स एक्सिस से आप कहाँ पे आएंगे? 7.567 एंड दिस इज 7.5। नाउ 7.5 ऊपर आ जाओ, ये 0.5 है।
तो कौन सा टाइम लीवर कर्व बना? कोई भी नहीं, 1 से 2 के दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान है। अब ये बहुत अहम बात है, यानी आपका जो टाइम लीवर जो सेटिंग आ रही है, जो टाइम लीवर की आ रही है, वो 1 और 2 के दरमियान है। अगर तो तुम्हारी रिले इस तरह की है कि जैसे वो होता है ना कि 1 और 2 के दरमियान, यानी बटन आपका होता है ना कि टिक 2 पे सेट हुआ, अगली टिक पे वो 3 पे सेट हुआ, यानी बीच की सेटिंग नहीं दे रहा, तो फिर मुश्किल है। अगर आपकी रोबस्ट रिले है जो 1 और 2 के दरमियान भी एक सेटिंग दे देती है, ठीक है, यानी मेरा कहने का मकसद है, आप समझ गए होंगे कि एक तो होती है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जैसे आपकी रिले स्विचिंग है ना, अगर तो आपकी ऐसी की रिले है, मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या बात है, बड़ी अहम बात है। ये है कि यानी ये आपका जो है ना वो है इस तरह से, ये आपका जी ये बात हो रही तो बैंड करके उसे मारेगा ना। हाँ, तू जैसे ही ये आपके हैं कि कह रहे हो भाई, एक 1 और 2 के दरमियान जो है, 1 और 2 के दरमियान अगर तो जो तुम्हारी रिले है वो इस तरह से है कि या 1 पे आती है या अगला स्विच करोगे तो 2 पे आती है, फिर मुश्किल है, क्योंकि आपका तो टाइम लीवर आ रहा है जी यहाँ पे दरमियान में, ये आपकी वैल्यू बन रही है। तो फिर आपको ऐसी रिले लेनी पड़ेगी जो कि आपको 1 और 2 के दरमियान भी वैल्यू दे, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट हो, आपके डायल की कंटिन्यूअस मूवमेंट हो। तो इसमें वो ये बता रहा है, अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं, वो बता रहा है कि आपकी जो है अपना, एक सेकंड, ठीक है, ये देखो ये बताता है, तो वो कहता है कि ये आखिरी वाली जो लाइन है, इंटरपोलेटिंग बिटवीन द टाइम डायल सेटिंग कर्व्स ऑफ 1 and 2 गिव्स अ सेटिंग ऑफ 1.5, द एक्चुअल टाइम डायल शुड बी डिटरमिन्ड बाय टेस्ट। क्यों जी, समझ आ रही बात की? यानी आपको जो टाइम है वो 0.55 सेकंड का चाहिए, उसके मुताबिक आपका टाइम लीवर 1 और 2 के दरमियान आता है, आपने सेट कर दिया, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको उसके मुताबिक जो टाइम है वो मे बी 0.6 मिल रहा हो, वो ज़्यादा है, और अगर कम हो गया तो भी ठीक नहीं है, कोऑर्डिनेशन कम, टाइम कम है, और अगर ज़्यादा हो गया, ना ज़्यादा ठीक है ना कम ठीक है, एक्चुअली ये बात हो रही है। तो ये वो कहता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, और दूसरी ये बात है कि उसने मे बी यहाँ डिस्कस किया है या किसी और जगह पे, आई विल शो यू इन द मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि सॉलिड स्टेट रिलेज और जो आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज हैं, इसमें जो ज़ाहिर बात है सॉलिड स्टेट रिले एक नई इजाद है, जिसमें आपकी जो है जिस तरह कहते हैं कि स्विचिंग सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं, और या प्रोसेसर बेस्ड रिलेज, उसमें आपको कंटिन्यूस 1 और 2 के दरमियान भी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन बाज़ जो आपकी ओल्ड रिलेज हैं उसमें मे भी आपको 1, जैसे आपने ई टैप में देखा था ना कि डेसिमल की 3rd डिजिट तक भी वो आपको पिकअप सेट करने की इजाज़त दे रहा है, ये टाइम का भी इसी तरह से ही है। अभी तो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रिले करवाई है, आपको याद होगा, आप लेक्चर से, लैब के लेक्चर से आप देख सकते हो कि हमने ABB की इंस्टेंटेनियस रिले ली है। जब मैं आपको टाइम डिले रिले सेट करवाऊंगा तो उसमें आपको इसी तरह से पता चल जाएगा कि डेसिमल की 3rd डिजिट तक भी वो अलाउ कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात है, क्यों नहीं समझ आ रही? ये बात है कि जो आपका जो टाइम लीवर है वो अगर आप 1 और 2 के दरमियान सेट करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको 0.55 सेकेंड्स का डिले मिले, सही है ना? तो ना ज़्यादा ठीक है टाइम, ना कम ठीक है, एक्चुअली ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है सर। क्यों जी, कोऑर्डिनेशन की समझ आई है? और कहाँ गया वो? यस हाँ सर। जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई कंफ्यूजन हो इसमें? ये अब ये इस तरह का जब क्वेश्चन लिखा होता है ना, तो हमेशा जहन में ये रहना चाहिए, मैं इसको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि रिले RAB की वैल्यू ग्रिड B के नीचे लिखी होनी है। उसकी वजह ये है कि रिले RAB सुपरवाइजर है सेक्शन AB का, तो वैल्यू हम B के नीचे लिखते हैं, जो कि लिखनी चाहिए। अगर अच्छा लेट्स से एक बंदा है, वो कहता है ये जरूरी तो नहीं है भाई, एक इनोवेटिव माइंड है, वो कहता है ये क्या, ये रिले RAB की वैल्यू उसके नीचे लिखो, वो जिस ग्रिड पे लगी हुई है उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखो, तो ये क्या बात है कि रिले RAB की वैल्यू? तो भाई अगर तुम RAB की वैल्यू ग्रिड A के नीचे लिखते हो तो ये कैसे बताओगे कि ये A से B तक की वैल्यू है? ये कैसे बताओगे फिर?
अगर ए से बी तक की मिनिमम और मैक्सिमम फॉल्ट की वैल्यू बतानी है वो बी के नीचे लिखकर बताना होगा, ठीक है, ताकि पता चले कि ये सेक्शन ए बी की जो फॉल्ट वाली वैल्यूज हैं वो 800 और 1500 है। इसी तरह से अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि जो मिनिमम फॉल्ट 1000 और मैक्सिमम 3000, का मतलब ये है कि जो ए से जो पीछे नेटवर्क है उसकी जो वैल्यू है वो मैंने ग्रिड ए के नीचे लिखी। तो हमारा तरीका ये है ताकि ये ऐसी चीज है इससे गलती लगने का चांस कम है। यानी अगर मैं ये वैल्यूज ए के नीचे लिखना शुरू कर दूंगा तो इंजीनियर जो फील्ड में है उनसे गलती हो जाएगी, वो बजाय इसके कि 1500 एम्पेयर लें वो कम वैल्यू ले लेंगे और फिर आपका जो कोऑर्डिनेशन टाइम है वो कम निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अगर आप मिनिमम फॉल्ट की वैल्यू, एक क्वेश्चन ये है आपके जहन में होगा कि 800 एम्पेयर क्यों नहीं है, उसका मैंने आंसर पहले ही कर दिया। अगर आप 800 से लेंगे और ये आपका होमवर्क है, आप 800 से करके देख लें, यानी ये यहाँ पे बुक में वो 1500 से कर रहे हैं ना, तो सर आप कोऑर्डिनेशन टाइम ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कोऑर्डिनेट का मतलब तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन टाइम, बिल्कुल। आप इसको ये आपका होमवर्क है, आप देखें ये 1500, लेट्स चेक। द पॉइंट इज कि जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन है ना वो आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम प्लस रिले टाइम, उसके बाद पिछले रिले को ऑपरेट करना चाहिए। अब यहाँ पर उसने 1500 को डिवाइड किया है 20 × 10 से, यानी 20 तो आपका सिटी रेशो आ गया और 10 जो है ये आपकी रिले की पिकअप आ गई। तो अब यहाँ पे आप 15 की बजाय 800 रखें तो वैल्यू आंसर आपके पास क्या आएगा? कम, छोटा आएगा ना आंसर। और हाफ टाइम डायल के मुताबिक फिर यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, ये हमें यहाँ से देखना होगा। अगर आपके पास पहले आ रहा था 7.5, अब आपके पास वैल्यू लेट से 6 आती है, पहले यहाँ पे था, अब आपके पास ये टाइम बढ़ गया, दिस इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिले है, जो कि कोऑर्डिनेशन वाली जो रिले है पीछे, वो प्रॉपरली सेट नहीं होगी, वो डिले में चली जाएगी, मजीद डिले में चली जाएगी, ठीक है। यानी जो कर्व्स हैं उनके मुताबिक हमने देखा है, ये वाली जो कर्व्स हैं 800/200 क्या होगा? 4 सर 4 होता है। वो 5 से पीछे चला गया है, वो 5 से भी पीछे चला गया है, ठीक है। सो दिस इज 3 5 सर इसकी मिड में होगा। हाँ ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 और 5 के दरमियान यहाँ मिड में है 4, और हाफ लीवर पे अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास बन रहा है 0.55 सेकेंड्स, जो कि एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, और 0.55 में फिर आप जो है मजीद अगर आप ऐड करें 0.3 तो वो क्या बन जाएगा? 0.85। व्हाट विद दैट? सर पहला हमारा 7.5 बन रहा था ना, 7.5 से हमने देखा था ऊपर। पहले हमने 7.5 से देखा था, अब आपने 800 से डिवाइड किया मिनिमम फॉल्ट करंट से, मैं वो देख रहा हूं। तो उसके मुताबिक आपका जो टाइम है वो 4 है, और 4 को आप हाफ पे देख रहे हो तो वो कम से कम 5.55 बन रहा है। तो उसमें 0.3 कोऑर्डिनेशन ऐड करो तो 0.85 बन जाएगा, और वो आपके पास यहाँ पे आता है विच इज वे हाई या वे लेट, और डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो पिछली रिले है जब उसको ट्रिप करना चाहिए था डिले, एक खास डिले टाइम के मुताबिक, ये देखें ना, ये जो बन रहा था आपके पास 0.25, उसमें आपने 0.35 ऐड किया, ये 0.55 बना। अब आपके पास पहला ही टाइम 0.55 बन रहा है तो ऐड 0.3 कोऑर्डिनेशन, तो वो बन जाएगा 0.85, which will further delay your relay RAB to operate at the adequate time। क्यों जी, समझ आ रही बात? यस सर। तो ये वो चीज है कि हम इसको 1500 पे जो है वो हमने इसको ऑपरेट करवाया। क्यों नहीं सर वो जो ऊपर आपने फिगर, जी फिगर 4.7 में सर जो आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल ग्राफ बनाया था सर, वो तो इनवर्स रिलेशन ही नहीं शो कर रहा। इनवर्स रिलेशन जो है, क्योंकि सर राइट साइड पे करंट इंक्रीज कर रहा था तो टाइम उस हिसाब से कम ही था। हाँ आप निकल रहे हो।
अच्छा चलो, अगर यहाँ पे हुए फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, सॉरी वो यहाँ पे है जी फैजल। तो जो ऊपर फिगर 4.7 जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप हमें बता रहे थे, आज जी ये वाली बिल्कुल बिल्कुल जैसे इसमें जो ग्राफ्स हैं सर, देखते हैं अगर हम ये इनवर्स आर हैं। हाँ जी सी डी पे हाँ जी देखें तो राइट साइड पे हाँ हाँ करंट इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हमारा जी जी। कोऑर्डिनेशन टाइम भी कम है। ये तो इनवर्स रिलेशन कोऑर्डिनेशन, ही नहीं शो कर रहा ग्राफ। हाँ ये कोऑर्डिनेशन इनवर्स टाइम है। ही टाइम, मतलब जो हम लोग नहीं देखें, ये वाला ग्राफ तो इनवर्स है ना, ये वाला ग्राफ इनवर्स है, ये वाला जो आप बात कर रहे हैं ये वाला ग्राफ इनवर्स है बिल्कुल। तो तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, सही है। टाइम देखें, अच्छा अच्छा मैं आप समझा सवाल को, आपका आपका जो तो क्वेश्चन सर है वो ये है। आपने कहा था कि वो हाँ हाँ मैं समझ गया। फॉल्ट करंट लेट मी डायरेक्ट है। रिपीट योर क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर 0.85 आंसर आ रहा है तो जाहिर बात है कि टाइम को तो इंक्रीज करना चाहिए, तो वो ठीक क्यों नहीं है, एक्चुअली आप ये पूछ रही हैं। यस सर। हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि देखें, आप अगर देखें आपका अभी जो टाइम निकला वो क्या है 0.55, ठीक है। यस सर। अभी आपका जो टाइम निकला वो 0.55 है, और अब जो हम 800 से कैलकुलेट कर रहे थे वो 0.85 आ रहा है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 0.55 लें या 0.85 लें, तो आप क्या लेंगे, आप बताएं। 0.55। 0.55 उसकी रीजन क्या है, 0.55 उसकी रीजन क्या है। सर जल्दी देखें कोऑर्डिनेट मैं सर दोबारा करेगा। रिपीट हमें करता हूँ। हमें हमने कोऑर्डिनेट सर सिंपली, जल्दी चाहिए। हाँ यानी यही तो चीज है ना कि अगर आप मिनिमम फॉल्ट से कैलकुलेट कर रहे हो, मिनिमम फॉल्ट वैल्यू से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो रिले और ज्यादा डिले से चल रही है। रिले जो है ना वो और ज्यादा, यानी आपका जो टाइम लीवर है वो फिर कहाँ पे जाएगा, 0.85 और 4 के मुताबिक। अगर हम टाइम लीवर को देखें, ये आपका बन रहा है जी, दरमियान में 4 बन रहा है, एक सेकेंड, दरमियान में 4 है, और 0.85 जो है वो आपका आ रहा है ऊपर, ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है जी 0.85 यहाँ पे, ये 3 है, ये 3.5, ये 4 है, और तकरीबन आपका ये 0.9, ये 0.8 या 0.85 यहाँ पे आ रहा है। ये आपका लीवर जो है वो आ रहा है राउंड अबाउट 1 पे, ठीक है। लेकिन जो आपका डिले आ रहा है इसमें, इट इज मोर एट द सेम टाइम लीवर वैल्यू, यानी वो आ तो तकरीबन 1 पे रहा है, यानी जो टाइम लीवर है वो तो 1 ही है, लेकिन वो आपको चूंकि आपने जो करंट की जो वैल्यू ली है आपने सेटिंग के लिए, उसके मुताबिक वो मजीद डिले देगा, 0.85 का डिले होगा फॉर द सेम टाइम लीवर। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, फॉर द सेम टाइम लीवर, क्योंकि ये देखें ना, जो 1 की जो कर्व है और जो हर एक टाइम लीवर की जो कर्व है वो ऊपर तक जा रही है, तो जाहिर बात है कि सेम कर्व पे आपको टाइम डिले भी मिल सकता है, और सेम टाइम लीवर पे आपको 0.85 या 0.8 मिल रहा है, तो वो आपको 1 पे मिल रहा है, मगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। आपने लास्ट जो निकाला था 0.55 निकाला था, 0.55, और वो 1 और 2 के दरमियान आ रहा था, लेकिन वो टाइम कम था एज कंपेयर टू द 0.85 जी। सर बेसिकली क्वेश्चन ये था कि सर अभी आप जब वो हम्म। फिगर बता रहे थे तो आपने कहा था कि फॉल्ट करंट के इंक्रीज करने से हमारा कोऑर्डिनेशन टाइम, मतलब जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, कोऑर्डिनेशन टाइम नहीं, वो डिक्रीज करता है। जो ऑपरेटिंग टाइम फॉल्ट होता करंट है, के इंक्रीज करने से हमारा जो क्योंकि इनवर्स कोऑर्डिनेशन रिलेशन है टाइम ना है, दोनों का, मैं कोऑर्डिनेशन बताता नहीं, हूँ, ऑपरेटिंग टाइम सर। ऑपरेटिंग टाइम जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है बिल्कुल। तो सर इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है, आपने कहा था कि इस केस में हमारा इंक्रीज करने से फॉल्ट करंट तो ऑपरेटिंग टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट नजर तो कहीं नहीं आ रहा सर। नहीं डायरेक्ट नजर आ रहा है ना, देखे ना, आपका रिले आर बी को देखें तो उसका ऑपरेटिंग टाइम क्या है। अच्छा अच्छा, आपका ये वाला क्वेश्चन, आपका इस कर्व से क्वेश्चन है, ठीक है। यस अगर सर। आप रिले आर ए बी को देखें तो इसका ऑपरेटिंग टाइम देखें ना, ये वाला है टोटल, ये जहां मेरा एरो आपको इंडिकेट हो रहा है, ये टोटल इसका ऑपरेटिंग टाइम, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना ज्यादा है, और इसका फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंक्रीजिंग फॉल्ट करंट पीछे की तरफ आ रहा है ना। यस सर। अच्छा मैं अब समझा,
सर ये ना ये कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रही है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपका जो फॉल्ट करंट है ना वो ए की तरफ बढ़ रहा है, ये याद रखें। डी से ए की तरफ आपका फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, ये याद रखें। इसीलिए कर्व आपकी इनवर्स है, लेकिन रिलेशन आपको डायरेक्ट मिल रहा है। समझ आई बात? आपकी कंफ्यूजन ये होगी कि कर्व तो इनवर्स है और मैंने ये कहा Yes. है कि यहाँ पे रिलेशन हमें डायरेक्ट मिल रहा है, यानी फॉल्ट करंट भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। मे बी ये क्वेश्चन है आपका। यस सर यही है हाँ सर, पर कर्व से तो वो जी जी इनवर्स ही जी जी लगेगा। मैं बता रहा हूँ। कर्व आपकी इनवर्स इसलिए बनी है क्योंकि आपने एक्स एक्सिस पे फॉल्ट करंट को पीछे की तरफ इंक्रीज कर लिया ना। कर्व आपकी इसीलिए इनवर्स बन रही है क्योंकि आपका ये देखें जहां मेरा एरो है, जो मैंने इसको हाईलाइट यस भी सर। किया हुआ है। कर्व कर्व देखें, कर्व वैसे ही बनती है जैसे आप एक्सिस लेते हैं। आपने एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उस पे आपने फॉल्ट करंट को ए की तरफ इंक्रीज कर लिया और टाइम जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जाहिर बात है कर्व ने तो फिर इनवर्स ही बनना है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के मुताबिक आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है बिटवीन द कर्व्स। यानी जो सबसे पहली कर्व आर डी की है, फिर आर सी डी की है, फिर आर बी सी की और आर ए बी की, इन कर्व्स का आपस का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट बन रहा है, लेकिन कर्व इटसेल्फ इनवर्स है। अब समझ में आ गई होगी आपको। यानी कर्व्स जो हैं वो जैसे जैसे पीछे की तरफ यानी ए की तरफ मूव कर रही हैं, तो उनका टाइम भी बढ़ रहा है और फॉल्ट करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्व्स का आपस का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट बन रहा है, बिकॉज उनका फॉल्ट करंट भी बढ़ रहा है। ऊपर ये देख, सबसे जो आखिरी वाली कर्व है उसमें फॉल्ट करंट सबसे ज्यादा है और टाइम भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह से उससे पीछे आ जाएं, उसका फॉल्ट करंट कम है, टाइम भी कम है। उससे पीछे आ जाएं, फॉल्ट करंट और कम, टाइम और कम। सबसे आखिरी जो आर डी है उसका टाइम सबसे कम, फॉल्ट करंट सबसे कम। तो कर्व्स का आपस का रिलेशन डायरेक्ट है, मगर जो कर्व इटसेल्फ है वो इनवर्स में बनी हुई है, बिकॉज आपका एक्सिस ही ऐसे है। ये आंसर है इस चीज का। ओके सर अब समझ आ ठीक गया है। सर। हाँ अच्छा, यहाँ से कोई क्वेश्चन कर रहे थे, ये बात समझ में आ गई है कि 800 हमने क्यों नहीं लिया और 1500 क्यों लिया? एक और भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो ये ना गुड प्रैक्टिसेस होती हैं जब आप ग्रिड पे होते हैं। आपने आर ए बी की ये जो दोनों वैल्यूज हैं 800 और 1500, आपने इन दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है। बुक में उसने 1500 के लिए की हुई है, 1500 के लिए उस वक्त आपका टाइम 0.55 निकल रहा है। मगर अगर आप 800 के लिए करें तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसके मुताबिक टाइम तकरीबन 0.85 जाके आ रहा है। तो अब आपके पास दो टाइम्स हैं, 0.55 और 0.85। तो आप 0.55 क्यों सिलेक्ट करेंगे, ये आप इसको खुद से सोचें और जस्टिफाई करें तो ज्यादा अच्छी समझ में आती है। यानी मेरे बेशक कहीं पे ना जाएं, थिंक इट एज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये ऑप्शंस हैं टू सिलेक्ट 0.55 सेकंड और 0.85 सेकंड एज द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ RAB विच इज बैकिंग अप द रिले RB, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये ऐसे ही है कि लाइट जाने के बाद यूपीएस जो है वो कितनी देर बाद चले, हाँ जी 1 मिनट बाद चले या चले जो उसका कम से कम टाइम 30 सेकेंड है उसके बाद चल पड़े। ये वो चीज है, तो आप जरूर चाहेंगे कि जो बैकअप है उसका जो कम से कम टाइम अवेलेबल है हमें वो मिले, एंड विच इज 0.55 सेकेंड। तो इसीलिए हमने 1500 को लिया। बुक इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो डायरेक्ट 1500 को लेके उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर रहा है। बट दैट इज द पार्ट ऑफ योर होमवर्क कि आप 800 को भी लें और आपके सामने जो वैल्यू वो तकरीबन 0.85 आएगी और फिर आप उसको खुद से जस्टिफाई कर लें। क्यों जी, समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, बाकियों को आई समझ? हमजा की आवाज आई? यस सर आ गई। जी जी ठीक है। तो इसको ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसको हम इंशाल्लाह ई टैप में भी प्रैक्टिस करेंगे। जाहिर बात है हम जो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे वो मैक्सिमम विल प्रैक्टिस इन द ई टैप, तो वहाँ पर आपको मजीद समझ में आ जाएगी बात जो है। ठीक है, बाकी ये लेक्चर में जब रिकॉर्डिंग रख दूंगा इसको आप पढ़ें सुने अच्छी तरह। और हमने ये एग्जांपल, ये ना समझे ये एक एग्जांपल है, एक्चुअली वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ पार्ट, क्योंकि मेन चीज ही कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया, कोई बंदा आपसे पूछता है ये प्रोटेक्शन पड़ी है, वो आपसे जरूर पूछेगा हाँ जी कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, जरूर पूछेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक एंड एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो ये है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल 4.6 और इंस्टेंटेनियस का जो है ये पढ़ के तो चैप्टर तकरीबन आपका एंड हो जाएगा।
फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। हाँ जी, आज लोग थोड़े हैं, 21 ओनली, इंक्लूडिंग मी, जो 20 लोग बने। बरं, चलो ठीक है, फिर आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। अगर कोई सवाल नहीं, आज मुइज ने कोई सवाल नहीं पूछा। सर एक्चुअली ना नेट का यहाँ पे ना इशू हो रहा है बड़ा ना, तो अच्छा अच्छा सर जो अच्छा सर वॉइस लैग कर रही थी काफी ज्यादा ना। अच्छा, मेरी आवाज लैग कर रही थी। जी सर, सर इस तरह से ना सर्वर डाउन है सर इस साइड का ना, ये अच्छा अच्छा शारदा अच्छा गोली साइड का। अच्छा, आप उधर हैं, ठीक है। चलें, ये है कि जब मैं रिकॉर्डिंग रखूंगा ना तो वो क्लियर आएगी, रिकॉर्डिंग क्लियर होती है, क्योंकि वो तो लोकली रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली, तो उसमें वो क्लियर होगी, यानी ना वो आप फिर सुन लेना जो लैग कर गया ना। यस जी सर, ठीक है सर, और सर मैं सुन लूंगा इंशाल्लाह सर। जी जी बिल्कुल। कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट लेक्चर अभी हमारा वेडनेसडे का है, बिल्कुल इसको पढ़ के आओ तो मजीद क्लियर होगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा आपको कहाँ कंफ्यूजन है, देन आई विल मेक दैट क्लियर थिंग क्लियर। ठीक है। और सर वो हाँ हाँ जी जी। लैब के जो सर रिपोर्ट राइटिंग है वो उसका जरा पैटर्न अपलोड कर दीजिएगा। रिपोर्ट राइटिंग जो है, चलें वो अब लैब आती है ना तो वो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा, उसमें सारे सुन लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। वो वैसे आपको याद होगा, मे भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन वो सिर्फ आप ही थे मेरा यस सर। ख्याल है या उसमें से। तो वो बिल्कुल अच्छा आपने याद करा, उसको ना इंशाल्लाह हम लैब में पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे रिपोर्ट आपने बनानी है उसकी। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। चलो ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।